नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र राणा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर केमिस्ट्री विद राणा सर का 5th पार्ट, जिसमें हम शेष बचे हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जो पहला प्रश्न है वो है हमारे पास, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। तो इसका हमने क ख गा पहले कर लिया था। आज हमारे पास जो है वो घा, कोल्वे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और हेल वोहलार्ड जेनेस्की अभिक्रिया यानी HVZ अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है कोल्वे वैद्युत अपघटन, इसको हम लिखकर आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब क्या करते हैं हम सोडियम एथेनोएट की क्रिया जल के साथ करवाते हैं या सोडियम एथेनोएट को क्या करते हैं जल में घोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एथेनोएट। यानी सोडियम तो ये है हमारे पास, एथ मतलब मेथ और एथ दो कार्बन है, तो एथ एन सिंगल बॉन्ड है और O8 यानी COO समूह उपस्थित है। तो हम क्या बोलेंगे, जब सोडियम एथेनोएट की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो हमारे पास एल्केन, ये एल्केन बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब ये कैसे कैसे होगा, तो यहां पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमने यहां पे देखा कि यहां पर हमारे पास CH3 दो थे, यानी यहां पे आपने दो लिखा हुआ, तो CH3 दो थे तो हमने क्या कर दिया CH3 दोनों को आपस में जोड़ दिया। दो CO2 है तो दो CO2 यहां निकल गए, देखो यहां पे CO2 है तो ये दो CO2 हो गया, तो CO2 यहां पर बाहर निकल गया राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब बचा आपके पास Na, तो यहां पर दो Na है तो हम लिख रहे हैं दो Na, और H2O में दो OH है और दो क्या है H है, इसका मतलब दो ऑक्सीजन है, H कितने हमारे पास चार है, तो दो OH तो निकल गया हमारे पास NaO के साथ, NaOH बनाकर दो OH किसके साथ निकल गए, Na के साथ क्रिया करके निकल गए। बचे हुए दो H हैं तो हमने दो H कहां पे लिख दिया, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होता है। इसका अर्थ है कि जब हम कोल्वे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जो सोडियम एसिटेट होता है वो एल्केन का निर्माण करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और क्षार का निर्माण करता है। इसी प्रकार अगली जो अभिक्रिया है हमारे पास, ये है हमारे पास HVZ अभिक्रिया, ये हमारे पास हेल वोलार्ड जेनेस्की अभिक्रिया। तो हेल वोलार्ड जेनेस्की अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया लाल P+I2 की उपस्थिति में कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, लाल P+I2 या रेड P+I2 क्लोरीन के साथ करवाई जाती है, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, हमारे पास जो अल्फा कार्बन होगा, ये वाला हमारा अल्फा कार्बन है, इससे एक H हटेगा, वो किसके साथ क्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, एक क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे HCl का निर्माण होता है। एक दूसरा क्लोरीन होगा यानी Cl2 के फॉर्म होगा ना क्लोरीन, तो एक क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बनता है, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि हम फिर Cl2 की क्रिया इसके साथ करवाएंगे तो अल्फा कार्बन से फिर H1 रिमूव हो जाएगा, फिर क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा डाई क्लोरो, अल्फा डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी प्रकार फिर Cl2 की क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा हमारे पास, अल्फा ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि जब हम क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, यानी ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके साथ हम क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं, किसके, रेड P+I2 की उपस्थिति में, तो जो अल्फा कार्बन होगा इसके अगर हमारा इधर कोई कार्बन होता तो उससे हमें कोई मतलब नहीं था, यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बगल वाला कार्बन है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को। तो यहां से क्या हटेगा, एक H हटेगा, उसके साथ Cl क्रिया करेगा, ठीक है ना, एक HCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा, एक Cl यहां पे अटैक करेगा, क्योंकि Cl जो हमारे पास था वो Cl2 के रूप में था, ठीक है ना, तो एक HCl निकलेगा, यानी यहां से एक H हटेगा और इस Cl के साथ क्रिया करके HCl बनाएगा और इस H की जगह पे एक क्लोरीन आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को
पूर्ण कीजिए। इन अभिक्रियाओं का आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो अभिक्रिया हमारे पास ये कैसी है, इनऑर्गेनिक की अभिक्रिया है। तो इनऑर्गेनिक की अभिक्रिया को समझने के लिए आपके पास काफी समय होना जरूरी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक की अभिक्रियाओं में जो हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3 होता है वो अलग प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। अगर ये डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो अलग प्रकार की अभिक्रियाएं देगा। अगर हमने अत्यधिक सांद्र कर दिया HNO3 को तो ये अलग प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो तीन प्रकार के HNO3 होता है, एक होता है सांद्र HNO3, एक होता है डाइल्यूट HNO3 और एक होता है अति सांद्र HNO3। यानी तीन फॉर्म में होता है और तीनों फॉर्म में जो HNO3 होता है वो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो इन अभिक्रियाओं को समझने के लिए अगर आपका अन्य टॉपिक सारे कंप्लीट हैं तो ही इन पर समय इन्वेस्ट कीजिए, यानी व्यतीत कीजिए। अगर आपके अन्य टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो इसमें समय व्यतीत ना करें, अन्य टॉपिक को पूर्ण करें। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को करने के लिए या तो आपको अच्छे से रिवीजन होना चाहिए या आपको इन अभिक्रियाओं को याद करना पड़ेगा। तो यहां पर हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से इन अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर हम कॉपर की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं, ठीक है, तो जब भी कोई मेटल HNO3 के साथ क्रिया करता है, कौन से, कंसंट्रेट के साथ, तो नाइट्रेट का निर्माण होता है, यानी NO3 का निर्माण होता है। अब आपको पता है कॉपर हमारे पास +2 ऑक्सीकरण संख्या में होता है। कितने ऑक्सीकरण संख्या में होता है, +2 में। तो अगर कॉपर के साथ मुझे नाइट्रेट को जोड़ना है तो नाइट्रेट हमारा होता है NO3 -1 होता है। इसका मतलब CuNO3 होल ट्वाइज हमें बनाना है। जब धातु के साथ क्या करेगा, नाइट्रिक अम्ल क्रिया करती है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो एक गैस का निर्माण भी होगा। वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है। अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, तो इसको संतुलित करने के लिए आपने क्या करना है, अब सबसे पहले मैंने कहा आपको कि जब कॉपर यानी कोई भी धातु के साथ कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल क्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो आपने लिखा CuNO3 का होल ट्वाइज, ठीक है, प्लस NO2 गैस निकलेगी। ये तो फिक्स है कि जब किसी धातु के साथ सांद्र HNO3 क्रिया करे तो NO2 गैस मुक्त होगी, प्लस H2O बनेगा। अब यहां पर देखना आपने कॉपर एक था तो कॉपर यहां पे भी एक है, लेफ्ट हैंड साइड भी एक है, इधर भी एक है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला बिंदु है हमें नाइट्रेट को बैलेंस करना है, यानी नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहां पर, ठीक है ना, 2 लगाते हैं, इस जगह पे देखेंगे आप, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, 2 लगाता हूं, इस पॉइंट पे 2 लगाता हूं, 4 की जगह कितना लिखता हूं, 2 लिखता हूं, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास n कितने यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पे 3 है, इसका मतलब मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 देखेंगे, 3 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हम H2O भी बना, तो H2O या तो 2 होंगे H, या 4 होंगे या 6 होंगे, इस प्रकार से होंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 4H लिख दिए। 4H लिखने के कारण यहाँ पे 2H2 हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, n देखो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, इस साइड 4 है, इस साइड कितने, 2 तो यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हो गए, तो कुल कितने हो गए, 4। कॉपर भी बैलेंस, n भी बैलेंस और H भी बैलेंस हो गया। अब बचा हुआ आपके पास ऑक्सीजन, तो 4 3 12 ऑक्सीजन है आपके पास। यहां पर देखेंगे तो 3 गुना कितना हो गया, 6, प्लस 2 गुना 4, 6 और 4 कितना हो गया, 10, और 2 यहाँ पे हो गए, तो 10 और 2 कितना हो गया आपके पास, 12 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है ना, तो पहली अभिक्रिया में आपने देखना कि जब किसी भी धातु के साथ कंसंट्रेट HNO3 क्रिया करता है तो क्या करेगा, धात्विक नाइट्रेट का निर्माण करता है। कॉपर नाइट्रेट हो सकता है, कोई भी नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है ना, प्लस NO2 गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी, NO2 गैस मुक्त होगी, और प्लस जल का निर्माण होता है। जब सांद्र HNO3 अधातु के साथ क्रिया करता है तो अधातु ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी अधातु के साथ क्या क्रिया करेगा, ऑक्सीजन क्रिया कर लेगा और एक अम्ल का निर्माण करता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोहैलिक अम्ल। क्या नाम देते हैं इसको, हाइपोहैलिक अम्ल का नाम देते हैं। ठीक है ना, जैसे इसका नाम है, इसका नाम क्या है, हाइपोआयोडिक एसिड, हाइपोआयोडिक एसिड। ठीक है, प्लस NO2 यहां पे भी बनेगा और जल का निर्माण यहां पर भी होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा, या आपको काफी समय के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, आप 10HNO3 ले लिया, 10 में देखो I 2 है, तो I इस राइट हैंड साइड भी कितने हमारे पास, 2 है। ठीक है, अगला
H कितने थे हमारे पास? H थे हमारे पास 10। तो H देखेंगे हम 10 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 4 दूना 8, तो 8 तो हमारे पास 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 तो यहाँ पे हो गया H, ठीक है। और 2 जो हमारे पास वो इस साइड पे, 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो हाइड्रोजन हमारा 10 हो गया। N कितने हैं? 10 हैं, तो 10 में से N तो 10 यहाँ पे हैं। ऑक्सीजन कितने? 10 3 30, यानी 10 3 या 30, तो 3 दूना 6 हो गया हमारा यहाँ पे अम्ल में, ठीक है ना। 20 हो गया हमारा NO2 के साथ, 6 और 20 कितना हो गया? 26, और 4 हो गया हमारा H2O के साथ, तो 26 और 4 कितना हो गया? 30, यानी यह अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, क्यों? तो जो नाइट्रोजन होता है उसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्य कोश में? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह +5 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। परंतु नाइट्रोजन में डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। किस कक्षक की अनुपस्थिति होती है? डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, और इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो पी कक्षक होता है उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह केवल ट्राई हैलाइड का निर्माण करता है, यानी NH3 या Cl3 का निर्माण करता है, NCl5 का निर्माण नहीं करता है। तो आपके पास अगला प्रश्न आता है, नाइट्रोजन NCl3 का निर्माण करता है जबकि फास्फोरस PCl5 का निर्माण करता है, क्यों? तो नाइट्रोजन में डी उपकोष की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण यह NCl3 का निर्माण करता है, जबकि फास्फोरस में डी कक्षक की उपस्थिति होने के कारण यह PCl5 का निर्माण करता है, ठीक है। इसको हम रिटर्न में देखेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह +5 ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। परंतु नाइट्रोजन में डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है तथा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है जबकि ट्राईहेलाइड का निर्माण करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न कि नाइट्रोजन NCl3 का निर्माण करता है जबकि फास्फोरस PCl5 का निर्माण करता है, क्यों? तो आप लिखेंगे फास्फोरस में डी कक्षक उपस्थित होता है, जिसके कारण यह PCl5 का निर्माण करता है, परंतु नाइट्रोजन में डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण यह पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया लिखिए। तो एजाइड क्या होता है? N3 को क्या कहते हैं? एजाइड। सोडियम यानी Na। इसका मतलब है कि जो N3 होता है वो कितना नेगेटिव होता है? 1 नेगेटिव होता है, क्योंकि सोडियम 1 प्लस होता है, ठीक है। अगर मैं मैग्नीशियम एजाइड की बात करूं तो क्या लिखेंगे? MgN3 का होल ट्वाइज, क्योंकि Mg2 प्लस होता है तो N को कितना आना पड़ेगा? N3 को 2 लेना पड़ेगा, N3 होल ट्वाइज, ठीक है, मैग्नीशियम एजाइड। कैल्शियम एजाइड की बात करें तो CaN3 का होल ट्वाइज, इस प्रकार कैल्शियम एजाइड होता है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी धात्विक एजाइड को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? किसी भी धात्विक एजाइड को गर्म करते हैं तो वहां पर नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, प्लस जो धातु है वो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसको रिटर्न में देखेंगे यहां पर, जैसे कि आप देख रहे होंगे सोडियम एजाइड का ताप अपघटन, तो सोडियम एजाइड यानी NaN3, ठीक है। इसको अगर हम क्या करते हैं? ताप देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? सोडियम, 2 सोडियम प्राप्त होंगे प्लस 3N2 गैस प्राप्त होगी। देखो H कितने, N कितने? 3 गुना 6, और यहाँ पे कितने? 3 गुना 6, ठीक है ना। तो जब किसी धात्विक एजाइड का तापीय अपघटन किया जाता है तो धातु प्लस नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। मैग्नीशियम एजाइड होगा तो मैग्नीशियम प्लस N2, कैल्शियम एजाइड होगा तो कैल्शियम प्लस N2 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो जब हमारे पास एथीन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है, किसके साथ? एथीन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करवाई जाती है, और एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है। जब एथीन के साथ क्रिया कराएंगे हम किसका? ऑक्सीजन की, तो CO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कार्बन 2 है, इसका मतलब 2 CO2 हो जाएगा। H कितने? 4 है, तो इसका मतलब 2H2 भी 2H2O हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने? 2 दूना 4 प्लस 2 ये हो गया 6, तो हम क्या करेंगे? 3
O2 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, Al2O3 का निर्माण होता है। कितना एल्यूमिनियम आपके पास, 4 एल्यूमिनियम है, तो आप क्या लिखेंगे 4, यानी 4 नहीं, यहां पे लिखेंगे 2 एल्यूमिनियम। कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 एल्यूमिनियम, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम तो है हमारे पास, तो हम क्या करें 2Al2, तो एल्यूमिनियम हो गए 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 गुना 6, और 3 गुना 6 हमारे पास पहले ही रिएक्शन में गिवन था। ठीक है, इसको रिटर्न में देखेंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे CO2 प्लस H2, और जब हम किसकी क्रिया करवाते हैं, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं तो Al2O3 बॉक्साइड का निर्माण होता है, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K का मान कितना है, 1.15 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। यानी जो अभिकारक की पहले की जो सांद्रता थी, प्रारंभिक सांद्रता 5 ग्राम थी, कितनी थी 5 ग्राम, और जो बाद में बचेगी वो कितनी होगी 3 ग्राम, यानी प्रारंभिक सांद्रता 5 ग्राम और अंतिम सांद्रता कितनी है 3 ग्राम। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, K = 2.303 डिवाइड बाई T log R0 डिवाइड बाई R, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हम यहां पर सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है, 5 ग्राम दे रखी है। ठीक है, और अभिकारक की जो अंतिम सांद्रता है वो कितनी ग्राम है, 3 ग्राम है, और K का जो मान है वो ये दे रखा है यहां पर। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K = 2.303 log R0 डिवाइड बाई R। R0 क्या है हमारे पास, प्रारंभिक सांद्रता, और R क्या है, अंतिम सांद्रता। ठीक है, तो हमने इसमें वैल्यू आपने पुट कर देनी है। पुट करने पे क्या होगा, यहां पर आप देख रहे होंगे कि T = 2.303 डिवाइड बाई K का मान, K हमारे यहां से कहां आ गया, इधर आ गया, और T कहां चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है ना, तो K का मान हमने लिख दिया 1.15 इंटू 10 की पावर -3 log 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं ये वाला 3 को हटा देता हूं, यहां पर ये वाला 3 क्या करता हूं, नेग्लेक्ट कर देता हूं। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट मान सकते हो। ठीक है ना, तो आपने क्या लिखा 2.30, क्योंकि काटने में आसानी होगी। ठीक है, इंटू 10 की पावर -3 है। ठीक है, लॉग जो हमारे पास 5 डिवाइड बाई 3 था, उसको हमने क्या लिख दिया, log 5 माइनस log 3। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि जो 10 की पावर -3 नीचे थी, अगर ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, 10 की पावर +3 हो जाएगी, यानी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर लिखा हुआ 2.30, ठीक है 2.30 जो ऊपर लिखा हुआ था, डिवाइड बाई 1.5 है। ठीक है, इंटू 10 की पावर +3, ये कहां से है, जब -3 यहां से ऊपर गया। अब बात आती है इनटू log 5 का जो मान होता है वो होता है 0.69, और log 3 का जो मान होता है वो होता है 0.47। इसको सब्सट्रैक्ट करने पे आपके पास आता है 0.22, यानी 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और 1 को अगर हम 2.30 को डिवाइड करते हैं 1.15 से, तो 1 2 जा कितना हो गया 2, और 15 2 जा कितना हो गया 30। इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। 1.52 जा 2.30 होता है। इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, इंटू 10 की पावर 3। यहां पर आप देख रहे होंगे 10 की पावर 3, ये वाला इंटू 10 की पावर 3। अब 10 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 को किससे, 0.22 से, तो आपके पास आएगा यहां पर 22 जा कितना हो गया 44, इंटू 10 की पावर कितना लिखा आपने 3। ठीक है, 22 जा 44। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं 10 की पावर वापस लेके चलता हूं, 10 की पावर माइनस में बढ़ाता हूं, तो देखो 1 2 और एक 0 आएगा बीच में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 440 सेकेंड आंसर। ठीक है ना, यानी अगर आपके पास जो क्वेश्चन है कि कोई अभिकारक है, उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितना है 5 ग्राम है, और अंतिम सांद्रता कितनी है 3 ग्राम है, और K का मान अगर आपको दे रखा है, वेग स्थिरांक आपको दे रखा है, तो उसमें जो समय लगेगा आपको कितना लगेगा 440 सेकेंड लगेगा।
ठीक है, अगला प्रश्न है इसी प्रकार से अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं? तो पहला होता है ताप, दूसरा होता है दाब, तीसरा होता है अभिकारकों की प्रकृति, चौथा होता है सांद्रता का प्रभाव और पांचवा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि कर दी जाए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें हम कितना 10 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। उसकी जो स्पीड हो जाती है कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, क्योंकि अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा दाब का प्रभाव, तो इसको हम रिटर्न में यहां पर देखेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे ताप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, क्योंकि अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अगला टॉपिक है इसमें दाब का प्रभाव, यानी दाब भी है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो गैसीय अणु में दाब में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर कोई गैसीय अणु है अभिकारक में, तब हम दाब को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि एक जो कण है वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और अभिक्रिया आसानी से कर लेंगे। परंतु ठोस तथा द्रव पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर अभिकारक ठोस है और द्रव है तो उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा जो फैक्टर है अभिकारकों की प्रकृति। अगर आपके पास अभिकारक आयनिक होंगे, आयनिक मतलब जो पानी में डालने पर तुरंत आयनों में टूट जाएंगे, ठीक है ना, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर अभिकारक हमारे पास आयनिक नहीं होंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला है आपके पास चौथा जो बिंदु है वो है आपके पास सांद्रता का प्रभाव, कि यदि हम अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, यानी अभिकारक की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उत्पाद की मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है और उसका वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अब ज्यादा अणु हो जाएंगे उसके पास टकराने के लिए। कौन से टक्कर के लिए, प्रभावी टक्कर होने के लिए। तो जितनी ज्यादा प्रभावी टक्कर होगी उतना ज्यादा क्या बनेगा, यहाँ पर उत्पाद का निर्माण होता है। तो चौथा पॉइंट क्या बोला हमने, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होती है। ठीक है, और लास्ट बिंदु है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम क्या करेंगे, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वेग भी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, छठवां बिंदु आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग कर दिया जाए तो जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा तो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे 6 बिंदु की बात करी है। पहला बिंदु है ताप, दूसरा है दाब का प्रभाव, तीसरा है अभिकारकों की प्रकृति, चौथा है सांद्रता का प्रभाव, पांचवा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो छठवां है आपके पास वो है उत्प्रेरक की प्रकृति। यानी 6 फैक्टर हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, या तो बढ़ाएगा या उसको क्या करेगा, कम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वेग स्थिरांकों की इकाई से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, लेकिन आप किसी की भी कोटि की गणना कर सकते हैं अगर मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा तो। ठीक है, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे कैसे आप कोटि की गणना करेंगे, किसके आधार पे, इकाई के आधार पे, यूनिट के आधार पर। तो जो ये वाला है हमारे पास, ये हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया जो पहला वाला है, और जो दूसरा वाला है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसको हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसकी कोटि की गणना करते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो पहला है उसका कौन सा है, शून्य कोटि, और दूसरे का कौन सा है, प्रथम कोटि। यहां पर क्या होना था, प्रथम कोटि, सॉरी क्या होना था, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है दूसरा वाला। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी शून्य कोटि है, कौन सी प्रथम कोटि है। ठीक है ना, आपने 2 प्रकार के वेग नियम पढ़े होंगे। ठीक है ना, एक होता है हमारे पास तात्कालिक वेग और दूसरा होता है वेग नियम। ठीक है ना, वेग जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक तात्कालिक वेग और दूसरा कौन सा, वेग नियम। अगर हम तात्कालिक वेग की बात करें तो तात्कालिक वेग में जो हमारे पास
फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, आर इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। और वेग के अनुसार देखेंगे तो वेग बराबर क्या होता है, के आर, यानी अभिकारक की सांद्रता और स्थिरांक के गुणनफल के बराबर क्या होता है, किसी अभिक्रिया का वेग होता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास तात्कालिक वेग में हम देखेंगे कि अगर आपने यहां पर यूनिट रखी तो जो आर है वो क्या हमारे पास सांद्रता, तो सांद्रता की जो इकाई होती है क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो हमने क्या करा, मोल लिख दिया ऊपर और लीटर नीचे था तो ऊपर जाके क्या होगा, लीटर इनवर्स। ये हो गया हमारा आर की इकाई। ठीक है, टाइम की जो इकाई होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, दो बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात आई के की, तो के के आगे हमने आर की भी सांद्रता लिख दिया पे मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, आगे आप देखेंगे यहां पर अगर हमारा यहां से सेकंड डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब डिपेंड करता है आपके पास कि आपके पास कोटि कौन सी है। अगर यहां पर शून्य कोटि है, इसकी पावर में क्या कर दूं, यहां पे शून्य लिख दूं, तो किसी की पावर अगर शून्य है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। इसका मतलब के 1 जा के हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से ये तो आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास जो मोल लीटर इनवर्स की पावर शून्य है तो उसका मतलब क्या हो गया, 1। इसका मतलब है के बराबर क्या हो जाए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर शून्य कोटि की बात होगी तो यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगर यहां पर प्रथम कोटि की बात होगी, किसकी बात होगी, फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी, 1। इसकी पावर 1 होगी तो मोल की पावर भी क्या होगी, 1, और लीटर की पावर भी क्या होगी, इनवर्स में 1 होगी। तो ठीक है, आपने क्या कर दिया, मोल की पावर 1 और लीटर की पावर भी इनवर्स में 1। और ये जो 1 वाला है यानी मोल लीटर इनवर्स है, इसको हम कहां ले आएंगे, नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। तो मोल से क्या कर जाएगा, मोल, लीटर से लीटर, तो बचेगा क्या आपके पास, सेकंड इनवर्स। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। आपने यहां पर पावर 1 रखी हुई है, यहां पे पावर कितनी थी, 1 थी, इसलिए कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, अगला, अगर आपके पास द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, कौन सी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहां पर 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी पावर यहां पे 2 हो जाएगी। अगर इसकी पावर 2 होगी तो ये जब ओपन होगा तो मोल भी क्या होगा, स्क्वायर, और लीटर भी किस में होगा, इनवर्स में स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 1 मोल से 1 मोल कट गया, 1 लीटर से 1 लीटर कट गया। अब बचेगा क्या आपके पास, ऊपर तो बचेगा सेकंड इनवर्स और नीचे क्या बचेगा, मोल लीटर की पावर -1। मोल यहां से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। लीटर माइनस का था तो ऊपर क्या होगा, प्लस का लीटर, और सेकंड इनवर्स पहले से था। तो हमारे पास जो इकाई बचेगी वो क्या बचेगी आपके पास, वो बचेगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। कौन सी कोटि की, अगर पावर 2 होगी यानी द्वितीय कोटि होगी। इसी प्रकार तृतीय कोटि होगी तो मोल का क्या हो जाएगा, इनवर्स में 2 हो जाएगा, लीटर का प्लस में 2 हो जाएगा, और सेकंड तो इनवर्स रहेगा। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन यानी चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी, लीटर की पावर भी 3 आ जाएगी, सेकंड इनवर्स ही रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप किसी की भी कोटि की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दर्शाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। तो यहां पर आपके पास 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक होता है 10 गुना का, एक होता है 3 गुना का, और एक होता है 2 गुना का। ठीक है, तो आप ये तीनों ही प्रश्न अच्छे से सॉल्व करके पेपर में जाएं, क्योंकि इन तीनों में से 90% चांसेस होता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अगर कोई भी किसी को भी इस प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे यहां पर सॉल्व करके कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला आपने पुट करना है, यानी जो t बराबर के बराबर होता है हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग r नॉट डिवाइड बाई r। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रखी है तो आप क्या लिखेंगे, जो टाइम है हमने पहले टाइम का देखना है, कौन से टाइम का निकालना है। तो जो बड़ा वाला टाइम होगा आपके पास, अगर आपके पास ऑप्शन में दिया है T90 और T99 का, तो पहले T99 का निकालेंगे फिर T90 का निकालेंगे। यहां पर इसने बोला T99.9 और हाफ, T हाफ,
यानी जो बड़ा वाला समय वो क्या है T99.9। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद TF की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि T99.9 की अगर हम बात करें बराबर 2.303 डिवाइड बाई के, ये तो फॉर्मूला है, लॉग आर नॉट। तो आर नॉट अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, 100% रही होगी। अंतिम कितना बचा हुआ है, तो अंतिम जो सांद्रता है वो कंप्लीट कितनी होगी 99.9। तो बचा हुआ कितना है, तो आप क्या करेंगे, इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे 99.9। तो यहां पर हमारा 0.0 होगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, यहां पे 9 में से 9 गया 0 दशमलव, और 9 में से 9 गया 0। तो कितना बचेगा आपका 0.1 आपके पास अंतिम सांद्रता बचेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहां पर कि जो ये नंबर है इसको पहले आपने ऐसे नंबर पे चेंज करना है जिसको आपको लॉग का मान पता हो। तो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट इधर पे था इस पॉइंट को लाया इधर 1 2, तो ये क्या हो गया हमारा 1 × 10 की पावर 2, यानी पॉइंट को मैं 2 बार इधर लेके आया। और इस वाला जो नीचे वाला है उसको लेके गए राइट हैंड साइड, तो क्या होगा 1 × 10 की पावर -1। जब राइट हैंड साइड आता तो पावर माइनस में बढ़ेगी, और जब पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड आता तो पावर प्लस में बढ़ती है, ठीक है। तो आपने देख लिया यहां पर कि 1 × 10 की पावर +2 क्यों आई, क्योंकि हमने 100 को 1 में चेंज किया। 1 × 10 की पावर -1 क्यों आई, क्योंकि मैंने 0.1 को 1 में चेंज किया, यानी पॉइंट कहां लेके गए, लेफ्ट राइट हैंड साइड मूव किया, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे अगला बिंदु कि 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 1 ऊपर वाला कंप्लीट नंबर माइनस लॉग नीचे वाला कंप्लीट नंबर, डिवाइड को हम क्या कर सकते हैं माइनस में लिख सकते हैं, इनटू यहां पर इनटू हमने लगा दिया, लॉग 10 की पावर 2 तो ऊपर थी, नीचे -1 थी, तो ऊपर जाएगी तो क्या होगी +1, तो 2 + 1 हो गया। इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं इसको 2.303 log 1 माइनस log 1 इंटू log 10 की पावर 3 हो जाएगी, इंटू log 10 की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो 2.303 डिवाइड बाई के तो सिंपल आएगा, log 1 का मान 0, log 1 का मान 0 और log 10 की पावर 3 का मान 3 हो गया। तो 0 में 0 कम होगा तो 0 बचेगा, उसमें से 3 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 3, यानी 3 के साथ 0 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 3 ही बचेगा। तो आपने क्या कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, या मल्टीप्लाई करें चाहे ना करें आगे आप कर लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर जो टी हाफ होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास टी हाफ है, टी हाफ तो आपने कैलकुलेट करके फॉर्मूला आपको पता होगा कि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि T99 जो बड़ा समय होता है उसको हम डिवाइड करते हैं हमेशा छोटा समय से, तो T99 डिवाइड बाई टी हाफ। T99.9 का जो अगर हम देखेंगे तो यहां पे था 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 3 आया था, और टी हाफ का मान यहां पर लिखा हुआ है 0.693 डिवाइड बाई के, ठीक है। यहां पर आप देख रहे होंगे आसानी से लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे यहां पर, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको कर दिया 3 3 जा 9, 3 0 की 0, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो गया। ये वाला के कहां जाएगा यहां से ऊपर, तो यहां पे चला गया। ये वाला कहां आएगा यहां से इधर वाले के साथ, तो k इंटू 0.693, ठीक है। आगे यहां पर आप देखेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या है कि ये T99.9% सिंपल है, टी हाफ हमने जैसे पहले लिखा इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट को इधर से इधर ले आता हूं, फिर मैंने बताया 10 की पावर किस में बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा, तो 10 की पावर किस में बढ़ेगी प्लस में, तो क्या हो गया 0.69 इंटू 10 की पावर 1, यानी 2 ही डिजिट रख दिया मैंने पॉइंट के बाद, और नीचे क्या है 0.69, तो 0.69 से 0.69 कैंसिल हो गया और 10 की पावर कितने बचेगी 1। इसका अर्थ है कि जो T99 है, ये जो हमारे पास क्या होगा T99 है वो किसके इक्वल होता है, टी हाफ के 10 गुना के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो जो T99.9% अभिक्रिया है वो किसके अर्धआयुक के 10 गुना के बराबर होता है। हमने ये क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपने जितने भी प्रश्न
2022 में पूछे गए हैं वो अच्छे से समझ लिए होंगे और 2023 में अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। ठीक है, इस वीडियो के साथ आज हमने उत्तराखंड बोर्ड 2022 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और इन प्रश्नों को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, इन प्रश्नों में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ।